दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है आक्रोश और जादू भरी जंग। ये आक्रोश की एक्शन और फैंटेसी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। आक्रोश और जादू भरी जंग। टेरा, ये है उस ग्रह का नाम जहां लड़ी गई जादू भरी जंग। लेकिन जरा रुकिए, कहानी आरंभ करने से पूर्व आइए हम आपका परिचय करवा दें उन नए पात्रों से जो हिस्सा बनते चले गए इस खूनी जंग का। टेरा सम्राट महामहिम वपासु, जिसके कुशल हाथों ने बड़ी निपुणता के साथ टेरा की बागडोर संभाल रखी है। महामहिम वपासु की रानियां केकोई और चकोमा, दोनों रानियों ने एक ही दिन और एक ही समय में एक एक पुत्र को जन्म दिया। राजकुमार नाखन, जो पुत्र था बड़ी रानी केकोई का। राजकुमार नासन, जो पुत्र था छोटी रानी चेकोमा का। यह है वह समाधि जो महामहिम वपासु ने रानी चेकोमा की याद में बनवाई थी, जिनकी रहस्यमय परिस्थितियों में जल जाने से मृत्यु हो गई थी, क्योंकि रानी चेकमा को ही अधिक प्रेम करते थे सम्राट वपासु। गुरु कोमार्क, जिन्होंने टेरा को युद्ध से बचाने के लिए उसका बंटवारा ही उचित समझा। और अंत में वो किरदार जिसके बारे में आप अंतिम पन्नों में जान पाएंगे। मार्कंड, गिलोयान के मार्कंड पर स्पर्श के साथ ही पंचक ऋषियों ने प्रफुल्लित होकर आक्रोश और राजकुमार सुरभि का स्वागत पुष्प वर्षा के साथ किया। मुबारक हो आक्रोश, मुबारक मुबारक। प्रणाम पंचक ऋषि, आयुष्मान भव। प्रणाम पंचक ऋषि, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव पुत्री। आक्रोश, तुम्हारे विवाह के साथ ही प्लेटो की नींव रखी जा चुकी है। हाँ आक्रोश, प्लेटो एक बार फिर आबाद होगा, क्योंकि प्लेटो के अंतिम वारिस के रूप में तुम अभी जीवित हो। फिर पंचक ऋषि आक्रोश को लेकर पहुंचे इस गल्लोस महल में। आक्रोश, यह मजबूत अपारदर्शी क्लोस महल तुम्हारा निवास स्थल होगा, और ये है वो गिलो यंत्र जिसकी मदद से तुम मानवता पर मंडराने वाले खतरों के प्रति सजग रह सकोगे। इधर आक्रोश और सुरभि को गलोस महल की विशेषताएं बता रहे थे पंचक ऋषि, और इधर टेरा की धरती पर चल रही थी वार्षिक प्रतियोगिताएं जिनमें कोई भी प्रतिभावान व ताकतवर नागरिक हिस्सा ले सकता था। अंतिम विजेता को मिलता था जंगी का खिताब। और इस वर्ष का जंगी कौन बनेगा, आइए देखते हैं। राजकुमार नाखन, जंगी का खिताब तो मैं आपको हरगिज नहीं लेने दूंगा। ओह बाल बाल बचा। और ये सारी जंगी का खिताब पाने के लिए और ये योद्धा बटाकू उफ। इस बार जैसे योद्धा बटाकू के पांव नीचे लगे कि फुर्ती के साथ राजकुमार नाखन ने उस तरफ चाकू फेंक मारे। सोए सोए ओह। बटाकू के अलग से भयानक चीख फूट पड़ी। अपने पुत्र की वीरता पर फूली न समा रही थी रानी केकोई। शहबाज पुत्र शहबाज, वाह वाह। नाखन की चुस्ती फुर्ती का जवाब नहीं है बड़ी माँ। शतब्द दर्शक भी सांसें रोके उस युद्ध को देख रहे थे। प्रतियोगिता का ये अंतिम युद्ध बड़ा भयानक है। राजकुमार नाखन जीते दिखाई पड़ रहे हैं। बटाको भी जंगी का खिताब पाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। और इधर विजेता बनने के लिए जबरदस्त संघर्ष जारी था। सोए ओह। योद्धा बटाकू, अब बचा मेरा ये वार, हा हा हा। क्रूर अट्ठास लगाते हुए राजकुमार नाखन ने अपने हंटर को एक तीव्र झटका दिया। परिणाम स्वरूप ओह हा हा हा, हो गया जंगी के खिताब का फैसला। बटाकू के जिस्म से मांस के लोथड़े उड़ाता हुआ हंटर खुलता चला गया था, और सिर के बल भूमि पर गिरने के साथ ही बटाकू के प्राण पखेरु उड़ गए। इसी के साथ वातावरण गूंज उठा राजकुमार नाखन की जय जयकार के शोर से। राजकुमार नाखन जिंदाबाद जिंदाबाद, हा हा हा। रानी केकोई ने अपनी बाहों में समेट लिया नाखन को। ये बाहुबल सदैव ऐसे बना रहे पुत्र, जरूर बना रहेगा। तेरे बेटे का सामना करने का साहस भला किस में होगा माँ। नाखन के साथ सम्राट वपासु की ओर बढ़ती रानी केकोई फुसफुसाई। पुत्र, यही अवसर है, जैसे मैंने समझाया था वैसा ही करना। अवश्य माँ, वैसे ही करूंगा। वाह, कमाल कर दिया तुमने तो नाखन। आओ पुत्र, जंगी का खिताब मुबारक हो। और तभी पिताश्री, क्या हुआ आपको। गुरु कोमार्क देखिए क्या हुआ पिताश्री को। शीघ्र गुरु कोमार्क ने घोषणा की। मुझे बहुत दुख व अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पुत्र कि सम्राट का देहांत हो चुका है। क्या नहीं,
एकाकी ये क्या हो गया गुरु? उफ नहीं नहीं स्वामी। पछाड़ खाकर गिर पड़ा था नाखन और शोक में डूब गया संपूर्ण टेरा ग्रह। और एक दिन, क्या यह तुम क्या कह रहे हो नाखन? नाखन ठीक कह रहा गुरु कोमार्क। क्षमा करे गुरु कोमार्क, माता श्री ठीक कहती है, मुझे टेरा का राज सिंहासन चाहिए। यह तुम क्या कह रहे हो पुत्र नाखन? नासन भी राज सिंहासन का उत्तराधिकारी है। कुछ भी हो गुरु कोमार्क, राजकार्य मैं खुद देखूंगा। नाखन, अभी पिता से चिता की राख भी ठंडी ठंडी नहीं हुई और तुम? जबरदस्त प्रतिरोधपूर्ण स्वर में चीख पड़ा नासन। जहर से भर उठा नाखन। ओ, तुम्हारे चेहरे पर प्रतिरोध दिखाई पड़ रहा है नासन, लेकिन याद रखो, या तो आज मैं इस राज सिंहासन पर पदासीन होकर रहूंगा या फिर जबड़े बिछ गए थे नासन के, या फिर आज ये होगा बंटवारा। क्या? और रानी कैकोई की ओर देखते हुए सब कुछ समझ गए गुरु कोमार्क। ठीक है नाखन, बंटवारा होगा अब टेरा का, क्योंकि हम समझ गए कि बंटवारा नहीं हुआ तो युद्ध होगा। बंटवारा ही होगा पुत्र, बंटवारा ही होगा। ठीक है गुरु कोमार्क, किंतु यह कार्य शीघ्र ही होना चाहिए। और इस प्रकार हुआ बंटवारा। पुत्र नाखन, इस विभाजन रेखा के दाईं ओर का दाराज तुम्हारा और बाईं ओर का दाराज नासन का होगा। यह सिर्फ विभाजन रेखा ही नहीं है पुत्रों, बल्कि तुम दोनों के राज्यों की सरहदें भी हैं। किंतु गुरु कोमार्क, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। शिष्य की भावनाओं को समझते थे गुरु कोमार्क, किंतु फिर भी बंटवारा तो हो ही चुका था। विभाजन रेखा गहरी और लंबी की जाने लगी। रेखा के साथ साथ ही अपने अपने हिस्से में चल रहे थे राजकुमार नासन तथा राजकुमार नाखन और रानी कैकोई साथ में थे गुरु कोमार्क। अब मैं तुम्हारे भविष्य को लेकर जरा भी चिंतित नहीं हूँ पुत्र नाखन। और तब सहसा चीख पड़ा राजकुमार नासन, ठहरो गुरु कोमार्क, विभाजन की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है। प्रक्रिया अवश्य पूर्ण होगी नाखन, मगर आगे बढ़ने से पूर्व देख तो लो कि सामने क्या है। मेरी माँ की समाधि, जिसके नीचे चीर निद्रा में लीन है वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया। नाखन, अपनी माँ के टुकड़े नहीं होने दूंगा मैं। गुरुदेव, माँ हमारे साथ रहेगी। विभाजक, तुम विभाजन रेखा कुछ परे हटके काटो। खबरदार, मैं अपने हिस्से से सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं छोड़ूंगा। इस समाधि को टूटना होगा। गुरुदेव, विभाजन रेखा को आगे बढ़ाने की आज्ञा दीजिए। चेहरा कनपटियों तक सुर्ख उठा नासन का। दाढ़ा तो सहम गई वायु भी। बड़ी माँ, उफ, आपको तो अब माँ कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। एक आगे बढ़ रहा है नाखन का स्वर। नाखन, देख मान जा, ममता के दो हिस्से मत कर। तू चाहे तो माँ की समाधि अपने हिस्से में ले ले, मगर इसके दो टुकड़े मत होने दे भैया। नहीं नासन, यह मुमकिन नहीं। मुझे भीख में सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं चाहिए। कठोरता थी रानी कैकोई के भी चेहरे पर। सख्त उठा गुरु कोमार्क का स्वर। तब फिर इस बात का फैसला भी युद्ध से होगा नाखन, कि सरहद की राह में आगे यह समाधि किसके हिस्से में रहेगी। जो युद्ध में जीतेगा समाधि उसके हिस्से में आएगी, और इस युद्ध में तुम्हें राज्य से एक भी सैनिक नहीं मिलेगा। बोलो नासन, बोलो नाखन, क्या तुम्हें यह स्वीकार है? मुझे स्वीकार है गुरुदेव, मुझे भी स्वीकार है। कल सूर्योदय के साथ ही तुम दोनों के बीच युद्ध आरंभ होगा, और जब तक युद्ध का निर्णय नहीं हो जाता यह रेखा और आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। और उसी रात रानी कैकोई के कक्ष में काली चुड़ैल, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे तुमने कहा था। नाखन को बंटवारे के लिए उकसाया और बंटवारा हो भी गया। पिंजरे में बंद उस खूबसूरत पक्षी को देखकर रानी कैकोई का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, जबकि भयानक ढंग से ही करके हंसी थी काली चुड़ैल। अगर तुम वैसा नहीं करती तो मैं इस खूबसूरत पक्षी का गला दबा देती। नहीं, ऐसा कभी मत करना। होठों पर रहस्यपूर्ण मुस्कान लिए आगे बढ़ती चली गई काली चुड़ैल। ठीक है, लेकिन जिस पल तुमने मेरा काम मानने से इनकार किया, यह पक्षी जिंदा नहीं बचेगा। कक्ष की खिड़की से अंधकार में लोप होता चला गया चुड़ैल का साया। इधर सूर्योदय से पूर्व आमने सामने आप पहुंचे थे राजकुमार नाखन और राजकुमार नासन। युद्ध के लिए तैयार होकर आए हो ना भाई? नाखन, मैं तुम्हें अपने
हिस्से का राज्य भी देने को तैयार हूं। अगर हरगिज नहीं। नासन, युद्ध अब इस बात का फैसला कर सकता है कि तुम्हारी मां की समाधि का क्या किया जाए। जबरदस्त युद्ध छिड़ गया था दोनों भाइयों में। एक ही गुरु के दोनों शिष्य, जांबाज, विलक्षण शक्तियों के स्वामी, अदम्य साहसी, दयालु उठा था दोनों की टक्कर से वातावरण। अगर तू इस युद्ध में जीतने का सपन देख रहा है नासन, तो ये तेरी भूल है, क्योंकि ये युद्ध नाखन को ही जीतना है और नाखन ही जीतेगा। ओह, भ्युम, आह। प्रलयंकारी उठा नासन भी। बड़ा भीषण वार किया था नासन ने। भूमि पर गहरा गड्ढा बन गया था। खून से रंगते चले गए दोनों, और फिर हो गया सूर्यास्त। सूर्योदय तक के लिए थम गया युद्ध। अगले दिन सूर्योदय के साथ दोनों फिर आगे मैदानी जंग में। नासन, जिद छोड़ दे। जिद तो बच्चे करते हैं, टूट जाने दे समाधि। अब कौन सा छोटी माता सी वहां पड़ी हुई है। अब तो वह मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो चुकी होंगी। चुप हो जा नाखन, अधिक मत बोल। मैं जानता हूँ कि तुझ पर इस सम्राट, इस समय पूरे टेरा का सम्राट बनने का नशा छाया हुआ है, जिसके लिए तू कुछ भी कर सकता है दुष्ट। तो फिर देख उधर, आज युद्ध के निर्णय के लिए मैं किसे साथ लाया हूँ। महाबली अंबर, टारो ग्रह का राजकुमार अंबर। ओह, तो मुझे रात्रि में अपने गुप्तचरों से मिली सूचना सच थी। अंबर के विषय में जानने के लिए पढ़े आक्रोश का प्रथम कॉमिक्स आक्रोश। यह कॉमिक्स आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। आक्रोश का फोल्डर है, उसके अंदर। अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुरा उठा नासन। नासन, जिस गुरु का तू शिष्य है उसी का मैं भी शिष्य हूँ। वो देख उधर, किसे साथ लेकर आया हूं मैं। ये तो आक्रोश है, प्लेटो सम्राट कपो का महाशक्तिशाली पुत्र आक्रोश। हक्के बक्के रह गए आक्रोश और अंबर भी। आक्रोश, तुम यहाँ? अंबर, तुम यहाँ? दोनों ही जहां के तहां ठिठक गए थे। अंबर, तो क्या तुम आए हो चैतन नाखन का साथ देने? नाखन मेरा मित्र आक्रोश, और मैंने उसकी मदद का वचन दिया है। उफ, मैं तो सोच भी नहीं सकता था आक्रोश कि यहाँ सामना होगा तुमसे। मदद का वचन तो मैंने भी अपने मित्र नासन को दिया अंबर। तुम लौट जाओ आक्रोश। लौट तो तुम्हें जाना चाहिए महाबली अंबर, क्योंकि नासन जिस हक के लिए लड़ रहा है वह उचित है। किंतु मित्र को एक बार वचन देने के बाद अब मैं पीछे नहीं हट सकता आक्रोश। तो फिर ठीक अंबर, अब निर्णय युद्ध करेगा। और इधर महल के कक्ष में यह समाचार पहुंचा गुरु कुमार के पास। क्या? नाखन का साथ देने अंबर और नासन का साथ देने राजकुमार अमोघ उर्फ आक्रोश आ पहुंचा है। जी हाँ गुरुदेव। गुरु कुमार की आंखों के समक्ष चलचित्र के समान घूमने लगे वे दृश्य, जब अमोघ, अंबर, नाखन और नासन उन्हीं के आश्रम में शिक्षा ग्रहण किया करते थे। आओ नासन, आज हमारे बीच युद्ध हो जाए, देखे कौन कितने पानी में है। क्यों नहीं, पर युद्ध में मेरा साथ राजकुमार अमोघ देंगे। मंजूर। और मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ रहेगा मेरा मित्र अंबर। बचपन में ही अति बलशाली और आक्रामक थे चारों। हा हा हा, बचाओ हमारा वार। तो तुमने क्या समझा था कि हमने अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है? अब तुम बचाओ अपना ही वार। ओह, हा हा हा, खुद पर वार करने के लिए यह शस्त्र तुमने ही हमें सौंपा था नाखन। और फिर अमोक को उसके पिता ने पंचक ऋषि के पास भेज दिया था। ओ नहीं, प्लेटो की तबाही के पश्चात आक्रोश और अंबर में अटूट दोस्ती हो चुकी है। क्या वो तिनका तिनका होकर बिखर जाएगी? हे प्रभु, सद्बुद्धि दे राजकुमार नाखन को। जा विदूषक, युद्ध के पल पल का समाचार हमें ला कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। इधर युद्ध भूमि में सर्वप्रथम टकराए नाखन और नासन के शस्त्र। खड़ोक खड़ोक। फिर टकराए आक्रोश और अंबर के शस्त्र। टनॉक। फिर एक बार छिड़ रहा था आक्रोश और अंबर के बीच भयानक युद्ध। अंबर के शक्तिशाली तिलिस्मी वार से नासन के शस्त्रों का ढेर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। उफ, एक मित्र को दिया वचन पूर्ण करने के लिए मुझे दूसरे मित्र से युद्ध करना पड़ रहा है। यह मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है तू ईश्वर। वह अंबर क्या क्या शक्तिशाली प्रहार किया है। बचो नासन। शस्त्रों के ढेर से उछला यह शस्त्र नासन के कंधे में जा दसा। ओह नासन, अंबर, निर्दोष का खून बहाया तूने, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। संभाला आक्रोश का ये प्रहार। उफ, आह। अपने हाथों में थामकर उस अनोखे शस्त्र को
अंबर और नाखन ने वापस आक्रोश की वह नासन पर उछाल फेंका। हा हा हा, बचपन की हमारी उस भूल को आज तुमने दोहरा दिया आक्रोश। ओह आक्रोश, मैं आ रहा हूँ आक्रोश। आक्रोश को दबा देकर विचलित उठा अंबर और तीव्र गति के साथ बेसागी ठक ठकाता आगे बढ़ा। लेकिन राह ही में उसे रोक लिया था नाखन ने। यह क्या कर रहे हो मित्र अंबर, दुश्मन की मदद करने आगे बढ़ रहे हो। ओह वह दुश्मन नहीं है, वह दुश्मन नहीं है मेरा। आक्रोश ने खुद को और नासन ने स्वयं को उस संकट से उबारा और अगले पल नासन के शस्त्रास्त्र से छूट पड़ी घातक किरणें। नाखन, माँ की समाधि की रक्षा के लिए मेरा कतरा कतरा खून भी बह जाए तो मुझे कोई गम न होगा। अंबर की उंगली की नोक पर घुमा हुआ तेजधार शस्त्र। घुर्र, ओह ठोक। नाखन ने भी हाथ में थमी तेजधार ढाल का प्रयोग तस्त्री के समान आक्रोश पर किया। टना कड़क, ओह। इसी के साथ आक्रोश के हाथ से सरसराई ये तस्तरियां और खच खच, ओह। चीख पड़ा नाखन। अंबर, तुम युद्ध को आक्रामक ढंग से नहीं लड़ रहे। मुझे लग रहा कि आक्रोश से तुम्हारी मित्रता इस युद्ध के मध्य आ रही है। ऐसा न कहो नाखन। तो फिर कहाँ है तुम्हारी दो तिलस्मी शक्तियां जिनसे तुमने प्लेटों पर तबाही मचाई थी। विवश हो गया अंबर अपनी घातक तिलस्मी शक्ति का प्रयोग करने पर। नाखन, मेरे इस प्रहार से हिल जाएगा दुश्मन। चिया, वाह। आक्रोश की आंखों से भी तिलस्मी गिलो शक्ति छूट पड़ी। घबराओ नहीं नासन, अंबर की एक एक शक्ति से वाकिफ हूं मैं। दोनों ओर के प्रहारों से उठा जलजला सा ग्रह के दूसरे हिस्से तक गया जिसका असर। आह ये क्या हुआ। ओ यह कैसा विचित्र झटका लगा ग्रह को। युद्ध में आक्रोश और अंबर शामिल हो गए हो तो वो ग्रह की धरती पर तबाही तो मचेगी ही। संकित था अंबर और आक्रोश भी रोमांच से सिर उठा था। उफ, हमारी इन शक्तियों के प्रयोग से कहीं टेरा का परिणाम भी प्लेटो के समान न हो। इसी के साथ हुआ सूर्यास्त और फिर अगले सूर्योदय तक थम गया युद्ध। इधर सूर्यास्त के साथ ही इन होठों पर फैल रही थी विशेली मुस्कान। हा हा हा, इस युद्ध को जिस मुकाम तक पहुंचाना चाहती थी मैं, वह मुकाम मुझे शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। और अभी बोर होने में समय था जब अंबर को वह समाचार मिला। क्या? नहीं, यह नहीं हो सकता। कह दो, दर्प दर्प कह दो कि यह झूठ है। यह सत्य है राजकुमार अंबर, और इसलिए मुझे दूरयान में बैठकर टारों से यहाँ आना पड़ा है। बबक उठा अंबर का चेहरा। मित्र नाखन, मुझे तुरंत टारो जाना होगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो मित्र। दूरयान श्रम में मुझे टारो पहुंचा देगा और फिर कैसी भी परिस्थिति के बावजूद भी मैं यहाँ सूर्योदय से पूर्व अवश्य पहुंच जाऊंगा। ठीक है मित्र, यह समाचार ही ऐसा है कि मैं तुम्हें रोक भी तो नहीं सकता। टेरा ग्रह की धरती से अंबर और दर्प के साथ तीव्र वेग के साथ प्रस्थान किया दूरयान ने। जबकि ठीक उसी समय नासन के खेमे में पुत्र आक्रोश। अरे गुरु गिलो आप। आक्रोश, पृथ्वी से तुम्हारे लिए एक अशुभ समाचार है। ऋषि ऋषि जामवत द्वारा मानसिक तरंगों से सूचना प्राप्त होने के पश्चात वही सूचना देने के लिए ही मैंने अपने अक्ष को वह विलंब तुम्हारे पास भेजा है। कैसा है शुभ समाचार गुरु गिलो। और समाचार सुनते आक्रोश का मस्तिष्क बक से उठ गया, जिस्म के तमाम रोंगटे खड़े हो गए। तब नासन मित्र, मुझे अविलंब पृथ्वी पर जाना होगा, लेकिन सूर्योदय तक मैं वापस आ जाऊंगा। नासन, जाओ मित्र, अविलंब जाओ। और गिलो यान पर उड़ चला आक्रोश। आक्रोश की पुकार से गूंज उठा ऋषि जामवत का आश्रम। चांदनी, कहाँ है तू चांदनी। आक्रोश की पुकार सुनकर भी दौड़ी न आ रही थी आज चांदनी। वो तो यहाँ थी चुपचाप चीर निंद्रा में लीन। चांदनी, वैद्य से देखकर आती छाती तो फट गई थी आक्रोश की। आंसुओं से भरा चेहरा उठाए ऋषि जामवत ने। आक्रोश, पुत्र तुम आगे देखो, चांदनी हमेशा के लिए रूठ गई हमसे। नहीं नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे इसे कुछ नहीं हो सकता। चांदनी कैसे मर सकती है बाबा। उठ चांदनी उठ, देख मैं आ गया हूँ। उठ चांदनी, मैं तो तुझे तेरी भाभी श्री से मिलाने वाला था और तू। और सहसा जबड़े बिछ गए उसके। बाबा, कैसे हुआ ये सब, मुझे बताओ बाबा, ये सब किसने किया। तिस्से पर उसकी सूरत तुम खुद देख लो आक्रोश। और तिस्से पर उभरी वह तस्वीर। अंबर, अंबर ने किया ये सब। उफ नहीं। हाँ आक्रोश, यही था हत्यारा, जो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह बर्बादी फैलाकर चला गया।
किंतु तिस्से में कैद हो गई उसकी सूरत। और फिर गिलो यान की ओर बढ़ते हुए आक्रोश की रग रग में अंगारे मचल रहे थे। अंबर, मैं जानता हूँ कि तुमने ये नीच हरकत मुझे रणभूमि से दूर हटाने के लिए की है, लेकिन आज सूर्योदय के साथ ही तुम मुझे वापस रणभूमि में पाओगे, नाखन और अपनी मौत के रूप में। ज्वालामुखी फटने से पूर्व जो खलबली भूमि में मच रही होती है, वही खलबली इसमें आक्रोश के सीने में मच रही थी। महल के उस कक्ष की ओर झपट पड़ा अंबर। अम्बी, पुत्र अम्बी। आंखें फटफड़ी अंबर की। नहीं, किसने की मेरे पुत्र की हत्या? अंबर, हमारा बेटा, हमारा अम्बी हमें छोड़कर चला गया। और तब सीना नाग ताड़ी, क्या यही है तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था कि कोई महल में प्रवेश कर हमारे पुत्र की हत्या कर गया? राजकुमार अंबर, मेरी व्यवस्था में कोई कमी न थी। पता नहीं कब हत्यारा आकर नन्हे राजकुमार की हत्या कर गया, किंतु हत्यारे के इस मुकुट ने हमें पसोपेश में डाल रखा है। राजकुमार अंबर, क्योंकि इस पर प्लेटो के राजघराने का चिन्ह अंकित है। ये तो आक्रोश का मुकुट है। ओह, इसका मतलब हुआ कि आक्रोश ने यहाँ पहुंचकर मेरे पुत्र की हत्या कर दी, ताकि मैं आज सूर्य उदय तक रणभूमि में नहीं पहुंच पाऊं। मगर नहीं, मैं रणभूमि में अवश्य पहुंचूंगा, और इस बार आक्रोश और नासन की मौत मेरे हाथों अवश्य होगी। दूरतयान दूरत वेग के साथ टारो की धरती से दूर होता चला गया। आक्रोश, आ रहा हूं मैं आक्रोश, अपने पुत्र की हत्या का बड़ा भयानक बदला लूंगा मैं। जबकि सूर्य उदय होने में बचे थे अब कुछ ही क्षण, और फिर सूर्योदय के साथ गूंज उठी ललकारे। आक्रोश, अंबर, नासन, नाखन। नाखन और नासन की गदाओं के जबरदस्त प्रहार हुए एक दूसरे के जिस्मों पर, तड़ाक धड़ाक। आज जैसे युद्ध समाप्त करने का निर्णय करके आए थे दोनों। इधर आक्रोश व अंबर की तलवार भी चल गई एक दूसरे पर। हत्यारे, तुझे मित्र कहने से पूर्व क्यों न समाप्त कर दिया मैंने? ओ, मैंने भी क्यों पाला अस्थि में नाग? नाखन और नासन में भी भयानक जंग हो रही थी। कड़ाक। नासन, आज मैं इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा। अगर तेरी यही मनसा दुष्ट, तो यही सही, यह युद्ध मैं भी आज ही खत्म करना चाहूंगा। जबकि इधर लहूलुहान हुए जा रहे थे आक्रोश और अंबर। आक्रोश, हत्यारे, मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तेरा सीना नहीं दहला उसकी हत्या करते हुए। हत्यारा मैं नहीं, तू अंबर। तूने मेरी नन्ही बहन चांदनी को पृथ्वी पर जाकर मारा है, ताकि मैं इस युद्ध से हट जाऊं। खसाक। आह। दोनों घायल होकर भूमि पर गिर पड़े थे। गलत, यह झूठ है। मैंने तुम्हारी बहन की हत्या नहीं की। इसे पहचान ले आक्रोश, यह मुकुट तेरा है, और यह मुझे वहां मिला जहां मेरे बेटे की हत्या हुई है। ओ मुकुट, मेरा मुकुट। मैं रात से इसके लिए परेशान था। यह टारों पर कैसे पहुंच गया, और किसने की अंबर के बेटे की हत्या? ठहरो ठहरो अंबर, मुझे लगता है कि हम लोग किसी षड्यंत्र में फंसाए जा रहे हैं। मेरा यकीन करो अंबर, मैंने तुम्हारे बेटे की हत्या नहीं की। तो फिर यह मुकुट वहां कैसे पहुंचा? हत्यारे के रूप में तस्वीर तस्वीर तो तुम्हारी भी तिस्से यंत्र पर देखी है मैंने। फिर वह क्या था? मेरी तस्वीर तिस्से यंत्र पर? इसी क्षण गूंज उठी नाखन की चीख। ओ खच! युद्ध का निर्णय हो गया नाखन। और लाश में परिवर्तित हो गए नाखन नाखन की ओर देखता हुआ फूट फूट कर रो पड़ा नासन। नाखन, मेरे भाई। उसी समय महल में, काली चुड़ैल, ये युद्ध तुम्हारे कारण हुआ है, उसे रुकवा दो, वरना मैं निपुत्ति हो जाऊंगी, क्योंकि नाखन, नासन और अंबर आक्रोश में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। हा हा हा। जहरीली हंसी हंसी काली चुड़ैल फिर बोली, किसी भी लड़ाई का अंत खून की नदियां और मौत का तांडव मचने के बाद ही होता है रानी के कोई, और तब जो विजय होता है उसे विजेता कहते हैं। मगर तुम क्यों घबरा रही हो? मैं इस पक्षी की गर्दन तो नहीं मरोड़ रही। ओह, तो इस सब के पीछे तेरा दिमाग काम कर रहा है, शैतान की मल्लिका काली चुड़ैल। गुरु कोमार्क। भक्त से उड़ गया था रानी के कोई के चेहरे का रंग। बता कौन है तू? क्यों इस पक्षी की गर्दन मरोड़ने का बैद दिखा रही है तू रानी के कोई को? नहीं। और अचानक ही नीचे बैठ गई काली चुड़ैल। हा हा, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते गुरु कोमार्क। किंतु इस बार पाला गुरु कोमार्क से पड़ा था उसका। तुझे बचकर भी तो नहीं जाने देंगे हम दुष्टा। उफ।
गुरु कुमार की कैद से मछली की तरह फिसलकर पुनः निकल गई वह, लेकिन इस हाथापाई में गुरु कुमार के हाथ में आ गया था वो मास्क, और इसी के साथ बुरी तरह से उछल पड़े गुरु कुमार। मुंह से निकले सिर्फ दो शब्द, रानी चेकोमा, चेकोमा। तो तुम जीवित हो छोटी रानी? उफ, ये यह सब क्या है रानी चेकोमा? माता श्री। उफ, नासन पगला सा लिपट गया रानी चेकोमा से। माता श्री, आप जीवित हैं? हाँ पुत्र, मैं जीवित हूँ। सहसा ही रानी चेकमा के जबड़े शक्ति के साथ बिछ गए, और गुरु कुमार अपने हत्यारे तक पहुंचने और अपने पुत्र नासन को उसका हक दिलाने के लिए ही मुझे यह रूप धारण करना पड़ा। मुझे याद है वो रात जब महाराज एक आवश्यक कार्य से मित्र देश गए हुए थे। रानी जी, आपके लिए दूध लाई हूँ। उफ, इस समय तो मेरी कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही है दाची, यह दूध तुम ही पी लो। और वह दूध पीते ही तत्काल ही दासी की मृत्यु हो गई। उफ, दूध में विष मिला था। कोई मेरे प्राण लेना चाहता है, मगर कौन? तब इस रहस्य का मैंने स्वयं पता लगाने का निश्चय किया, क्योंकि शोर मचाने पर हत्यारा सतर्क हो सकता था। आग, आग! छोटी रानी जी के कक्ष में आग लग गई। मैंने कक्ष में आग लगा दी और गुप्त द्वार से चुपचाप कक्ष से बाहर निकल गई। बाद में कक्ष से बरामद की गई दासी की जली हुई लाश को, जिसके तन पर मैंने अपने वस्त्र व आभूषण पहना दिए थे। रानी चेकमा जीवित नहीं रही। ओह! और फिर जंगी प्रतियोगिता के बाद उस दिन जब मैंने गुप्त द्वार से महल में प्रवेश किया तो हा हा हा, पुत्र नाखन, अब तुम ही होगे टेरा ग्रह के सम्राट। क्या मतलब माँ? तुम्हें तो पिता श्री मृत्यु पर दुखी होना चाहिए। हा हा हा, नहीं पुत्र, क्योंकि उन्हें धीमा विष मैंने ही दिया है, क्योंकि आज भी उनके मन मस्तिष्क पर छोटी रानी छाई हुई थी, जिसे मैंने पहले ही विष देकर मार डाला है। हा हा हा, इस प्रकार अब बाजी हमारे हाथ में पुत्र, क्योंकि नासन की मौत के बाद तुम ही होगे सम्राट। ओ माँ, तुमने तुमने तो कमाल ही कर दिया। वैसे भी पिताश्री नासन को अधिक काबिल समझते थे, और वे सम्राट भी उसे ही बनाते। यह सब सुनने के बाद मैं अपने आपे में न रही। गुरु को मार और काली चुड़ैल बनकर जा पहुंची रानी के कोई के पास। उसे बताया कि मैं उसका भेद जानती हूँ, और अगर उसने मेरे कहे मुताबिक काम नहीं किया तो उसे पक्षी की गर्दन मरोड़ देने की धमकी दी, जिसका तात्पर्य था कि मेरा ऐसा करते उसकी पोल खुल जाएगी। तभी गूंज उठी एक चीख, ओह! रानी के कोई, मेरा पाप समय योग्य नहीं है गुरु कुमार। ओह! इसी के साथ साथ रानी के कोई के प्राण पखेरु उड़ गए, और इधर सहसा ही खून उतर आया अंबर की आंखों में। अपने पुत्र को उसका हक दिलवाने की तुम्हारी सारी कहानी तो समझ में आती है रानी चकमा, लेकिन मेरे बेटे और मेरे बिन मित्र आक्रोश की बहन की हत्या तुमने क्यों की? नहीं, मैंने ये हत्या नहीं की। मैं बुलाऊं उनकी हत्या क्यों करूंगी? अगर वे हत्या तुमने नहीं की तो फिर किसने चली हमें एक दूसरे के खून का पैसा बनाने की ये चाल? तभी गूंज उठा एक स्वर, मैंने चली थी वो चाल। हाँ, इस शानदार अवसर का लाभ उठाकर मैंने चली थी वो चाल, और इस सब के पीछे मेरा उद्देश्य था आक्रोश व अंबर की मौत। हा हा हा, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज करने का सपना देखा है मैंने, जो कि आक्रोश और अंबर के जीवित रहते पूर्ण हो पाना संभव था। मुझे वीरोनिका कहते हैं। हा हा हा। और यह दिव्य अस्त्र शक्ति जो आज तुम दोनों में से किसी एक के प्राण हर लेगी। हा हा हा। अब देखना यह है कि आज मृत्यु तुम दोनों में से किसकी आई है। हा हा हा। मैं झेलूंगा इसे अपनी छाती पर, तुम पीछे हट जाओ आक्रोश। उफ, नहीं अंबर, नहीं। विद्युत की सी तेजी के साथ दिव्यस्त्र दशा अंबर की छाती में। ओह! अंबर, मेरे मित्र! खून से ना गया अंबर। आक्रोश, उसे जाने मत देना आक्रोश। अंबर, ये क्या किया तूने? कनपटिया तक सुलग उठा आक्रोश का चेहरा। तेरे तेरे खून का बदला आक्रोश जरूर लेगा अंबर। और फरार होने की तमन्ना हृदय में रह गई वीरोनिका के। खच! और देख अंबर, तेरे से तेरे कदमों पर गिरा दिया मैंने। उठ जा मित्र, इस प्रकार रूठ कर मत जा। लेकिन वो तो सो चुका था चिर निद्रा में, कभी न जागने के लिए, और जर कर बह रहे थे वहां उपस्थित लोगों के आंसू। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।